बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन करम, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है इसमें दो जमातें जो इक़्तिदार में हिस्सेदार हैं वो आपस में दस्तो गिरेबा हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं और इशू है पानी। डिसाइड किया गया कि जी इस वक्त जो पंजाब से 6 नहरें निकाली जाएंगी और चोलिस्तान का जो एरिया है वो सैराब किया जाएगा, उसको कल्टिवेट किया जाएगा, वो ज़ेर इस्तेमाल लाया जाएगा। अभी पंजाब का क्लेम ये है कि हम अपने पानी के हिस्से से अपने इलाके की ज़मीनों को आबाद कर रहे हैं, इसमें किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। जबकि सिंध का ऑब्जेक्शन दूसरा है, वो कहते हैं कि नहीं जी ये आपने जो अपना पानी इस्तेमाल करना है ये ठीक नहीं है, आप हमारा पानी इस्तेमाल कर रहे होंगे। इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स हैं और जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े सख्त स्टेटमेंट्स दी हैं मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़। और वो मुस्लिम लीग नून पता नहीं कैसे उसको हज़म कर गई है, कैसे उसको अकोमोडेट कर गई है, ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स थी। तो इस वक्त जो हम समझने के लिए बात करेंगे वो ये है कि जी हमारा ये एक्चुअल पानी का इशू है क्या। और बेसिकली 3 एरियाज़ में हम मूव करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान का पानी का पोर्शन कितना है, इसकी डिवीजन कैसे की गई है, सिंध का पोर्शन कितना है, पंजाब का पोर्शन कितना है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये करेंगे हमें समंदर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कितना पानी हमें समंदर में फेंकना पड़ेगा। 3 सवालों पे हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियर मुमताज़ खान साहब। सर आपको वेलकम करते हैं जी। नज़ीर करम, इंजीनियर साहब जो हैं ये कालाबाग डैम प्रोजेक्ट्स के जो डिज़ाइनिंग मॉडल था उसमें भी इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस वक्त पानी की जो डिवीजन है, पानी के रिजर्वायर्स हैं, पानी के सारे इश्यूज़ पे ये एक ऑथेंटिक रिपोर्ट रखते हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना जिसको अभी तक बड़ा मुश्किल से ही चैलेंज किया गया है कि बड़ी कैलकुलेटेड फिगर्स इनके पास होती हैं कि जी ये कैसे डिवीजन हुआ, ये 91 का जो मुआहदा था वो कैसे हुआ और ये पानी के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर बड़ी ज़बरदस्त इनकी कैलकुलेशन होती है और इनका तजिया होता है। सर आपको वेलकम करते हैं। सर ये पहले तो ये बताएं ना कि पानी का जो इशू है ये इस वक्त पानी टोटल हमारे मुल्क में कितना है और उसकी डिवीजन कैसे की गई है, सूबों में कैसे तकसीम किया गया है, कितना कितना हिस्सा बनता है पंजाब का, सिंध का, KPK का, बलूचिस्तान का, ये इस पे हमें पहला बता दें, फिर आगे हम समंदर वाला इशू सेकंड हम करते हैं। सूरत हाल ये है कि आपने 1991 के वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड का जिक्र किया। ये पता है ये वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड कैसे हुआ? आप यकीन करें इसकी मैं मसलन आपको हिस्ट्री बताता हूँ, फिर आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा और हमारे जो सामीन हैं, कौम है, जो लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, उनको पता चलेगा कि ये वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड क्या है और उसकी अहमियत क्या है। ट्रू। ये किस्सा शुरू होता है 1921 से। 1921 से जब यहाँ अंग्रेज़ की हुकूमत थी, जब पाकिस्तान नहीं था। ठीक है। वी वर जस्ट वन कंट्री, इंडिया था। ठीक है। उस वक्त ये 1921 से मसला ये शुरू हुआ जब दरियाए सतलुज के ऊपर सतलुज वैली प्रोजेक्ट सोचा गया। ठीक है। सतलुज इस प्रोजेक्ट के तहत सतलुज पर 4 बैराज बनने थे। ओके। ठीक। एक फिरोजपुर, फिर उसके नीचे सुलेमान की हेडवर्क्स, फिर उसके जो हमारा पाकपतन के करीब है, फिर उसके नीचे इस्लाम हेडवर्क्स और फिर उससे नीचे पंजरद हेडवर्क्स। ये 4 हेडवर्क्स सोचे गए थे जिसमें से 11 बड़ी नहरें निकलनी थी जिन्होंने फिरोजपुर से लेकर, ठीक है जी, और नीचे रहीम यार खान तक जो है ये पूरे पंजाब तकरीबन जो है ये इन्होंने सर आप करना था। ठीक है।
उस वक्त सूबा सिंध और पंजाब के दरमियान ये तनाज़ा शुरू हुआ। चूँकि दरिया सतलुज भी दरिया सिंध में आकर गिरता है, बाकी सारे दरिया भी दरिया सिंध में गिरते हैं, तो सिंध ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये जो सतलुज में से जो पानी निकाला जाएगा अल्टीमेटली ये हमारे सिंध को अफेक्ट करेगा। टोटल शेयर में से निकलेगा ना जी? टोटल शेयर में से निकलेगा। हाँ। ठीक है जी। चुनाचे ये 1925 की बात है कि हुकूमत बरतानिया ने जस्टिस राव कमीशन कायम किया। ओके। जस्टिस राव कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, ठीक है जी, और उनकी सरबराही में ये कमीशन क्या हुआ कि जी आप सिंध और पंजाब के दरमियान पानी की जो तकसीम है उसका इशू हल करें। ट्रू। उस कमीशन ने जो रिपोर्टें भी पेश की, ठीक है, जो रिकमेंडेशन दी, तो हमारे सिंध के भाइयों ने उसको कबूल नहीं किया। और आप ये समझे, देखें कि ये वो दौर था जिसमें जो चाहे जस्टिस राव थे या चाहे हुकूमत बरतानिया या अंग्रेज़ की हुकूमत थी, वो इस मामले में बिल्कुल न्यूट्रल थे। उनके लिए जो पंजाब की अहमियत थी वही सिंध की, ठीक है। इस मामले में बाकी शायद जहाँ दुनिया के हर मामले में अंग्रेज़ ने कोई डंडी मारी होगी, लेकिन इस मामले में अंग्रेज़ का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है जी। लेकिन ये मसला हल ना हुआ, ठीक है जी। फिर ये हुआ कि 1935 में जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट सिंध सतलुज वैली प्रोजेक्ट बढ़ता रहा, वैसे वैसे ये तनाज़ा भी बढ़ता गया, बढ़ता रहा, ठीक है जी। उसके बाद 1935 में एक कमीशन बना, दूसरा कमीशन, ओके, ठीक है जी। उस कमीशन ने इस पर रिकमेंडेशन दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी डिस्प्यूटेड रहा मसला। फिर 1942 में एक अंग्रेज इंजीनियर थे, ठीक है जी, यूपी के थे वो, उनकी सरबराही में एक इलेक्शन और उसमें पंजाब और सिंध के चीफ इंजीनियर जो थे वो शामिल हुए और उन्होंने एक इंटरिम एक महदा किया, ठीक है, जिसमें दोनों प्रोविंसेस के वो मुत्तफिक होते, हाँ, मुत्तफिक हो गए, हाँ जी, हो गए। लेकिन हुआ ये कि 1947 में मुल्क की तकसीम के साथ वो इंटरिम एग्रीमेंट था, वो भी सारा वो कोलैप्स हो गया, मुल्क तकसीम हो गया, दरिया सतलुज तकसीम हो गया, पानी तकसीम हो गया, फिरोजपुर हेडवर्क्स इंडिया के पास चला गया, बाकी तो वो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया, ठीक है जी। तो ये मामला फिर शुरू हो गया। फिर अयूब खान के दौर में अख्तर हुसैन कमीशन बना 1962 में, ओके। अख्तर हुसैन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी, ठीक है जी, वो कबूल नहीं हुई दोनों प्रोविंसेस को या एक को, सिंध को, मोस्टली सिंध ही इसको वो करता रहा। मतलब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि तीनों कमीशन जो आप बता रहे हैं वो तीनों को रिजेक्ट कर रहा है, सिंध ही कर रहा है, रिजेक्ट, ओके, ठीक है जी। फिर अयूब खान साहब चले गए, भुट्टो साहब आ गए, ठीक है। भुट्टो साहब ने एक कमीशन कायम किया, जस्टिस फजल अकबर कमीशन 1972 में, ओके, ठीक है। जस्टिस फजल अकबर कमीशन ने पंजाब और सिंध के दरमियान पानी की तकसीम का जो मसला था उस पर अपनी सिफारिशात भुट्टो साहब को पेश की, ठीक है।
अब चाहिए तो ये था कि अच्छा मैं ये बात में कहूँ, भुट्टो साहब ने उन रिकमेंडेशन को अलमारी में रखकर अलमारी को ताला लगा दिया, उन पर अमल नहीं किया, क्योंकि उन रिकमेंडेशन में सिंध के तमाम एतराज़ात जो हैं वो रिजेक्ट किए गए थे, वो रिजेक्ट किए गए थे ऑलमोस्ट। तो चूँकि भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद है वो सिंध से उन्होंने, और भुट्टो साहब ने उस पर अमल नहीं किया, कहा चलो ऐसे चले। भुट्टो साहब की हुकूमत चली गई, ज़िया-उल हक साहब आ गए। ज़िया-उल हक साहब ने 1982 में हलीमुद्दीन कमीशन कायम किया, जस्टिस हलीम 1982 में। 1982 में जस्टिस हलीम उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और इस कमीशन में चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस मेंबर थे। ओके, नहीं क्या स्ट्रॉन्ग कमीशन बनाया गया, भाई किसी को एतराज ना हो। ठीक है जी। जस्टिस हलीम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और फिर बाकी चारों सूबों के चीफ हाई कोर्ट जस्टिस के चीफ से वो शामिल हो गया। ये ज़िया-उल हक साहब ने ये कमीशन कायम किया कि जी आप इस पर करें। तो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि हमने जस्टिस फजल अकबर जो 1972 में कायम हुआ था, भुट्टो ने बनवाया था, भुट्टो ने बनाया था, उसी को, उसकी रिपोर्ट हमने देखी है, और हम उसकी रिपोर्ट का एक कौमा भी इधर उधर करना मुनासिब नहीं समझते, उसी को सेकंड करते हैं, उसी को 100% सेकंड करते हैं। अच्छा, ये बदकिस्मती की बात है कि इतनी आला रिपोर्ट, इतनी मुर्तफाना जो रिपोर्ट है, उसको 12 साल से अलमारी में रद्दी की वजह से बना के रखा हुआ है, कोई अमल नहीं किया गया। उस पर अमल करो, हमारी बस यही रिकमेंडेशन है। ठीक है, उससे ज़्यादा मुर्तफाना हम कोई हाल नहीं दे सकते। ठीक है, ठीक है। ये चारों, ये जस्टिस हलीम कमीशन ने ये रिपोर्ट पेश की। ठीक है जी, ठीक। अब हुआ ये कि भुट्टो साहब ने, ज़िया-उल हक साहब ने मोहम्मद खान जुनेजो साहब वज़ीर आज़म बना दिए। वो सिंध से थे। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मैंने इस पर वो किया तो वो मेरा वज़ीर आज़म नाराज हो सकता है जी। नहीं, मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने, जो सिंध से थे ना, चूँकि उन्होंने ये लिखा था कि जस्टिस फजल अकबर की जो कमीशन है वो सही है, और जस्टिस फजल अकबर ने सिंध के तमाम इतराज़ात को रिजेक्ट किया हुआ था। ठीक है, यानी वो इसीलिए तो भुट्टो साहब ने उस पर अमल नहीं किया है जी। तो वो मोहम्मद खान जुनेजो साहब जो है वो भी, तो ज़िया-उल हक को डर ये था कि ये रेजिस्ट करेगा, सिंधियों के हक में खड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, सिंध थे ना, तब है ना। तो ये मतलब है कि उन्होंने भी उसको ठप कर दिया। नहीं, ठप तो नहीं, बस ऐसी समझ ले, ठप हो गया वो भी। ठीक है जी, मतलब उस पर भी अमल ठीक हो गया। ये 1982 वाला भी कमीशन ऐसे किया, 1982 वाली। ठीक है जी, ठीक है। फिर उसके बाद अब 91 आ जाता है। ठीक है। तो 1991, अब आप ये देखें कि 1921 से शुरू हुआ जो मसला था, वो 1991 में आकर नवाज शरीफ साहब ने वो मसला हल किया। अगरचे मैं ज़ाती तौर पर, मैं बड़ी ईमानदारी से मैं कहता हूँ, नवाज शरीफ ने पंजाब के साथ, जो कि पंजाब इनका वो था, प्रोविंस था, ठीक है जी, इन्होंने पंजाब के हिस्से में से सिंध के हिस्से
जायज हिस्से से भी ज्यादा सिंध को देकर उन्होंने कहा यार ये क्या मामला साहब हो। कोई एक भाई सिंध भी अपना हाँ 60-70 साल से एक इशू में चलता आ रहा है, फजूल की लड़ाई चल रही है। चलो एक हम मामला हल कर लें ताकि हम डैम बनाएं, क्योंकि ये तो कि जब तक ये पानी की तकसीम का मसला नहीं होगा हम डैम नहीं बनेगा। ठीक है जी। और जब तक डैम नहीं बनेगा तो पानी का मसला हल नहीं होगा। पानी जब तक आप जखीरा नहीं करेंगे तो आगे कैसे चलेगा, तरक्की कैसे होगी। तो नवाज शरीफ ने पंजाब की जायज हक में से सिंध के हक से ज्यादा उसको देकर उन्होंने कहा कि ये एक मुआहदा हो जाए। कोई बात नहीं, एक भाई हाँ बड़ा भाई है तो छोटे भाई को चलो भाई 1-2 लाख की उसे का खैर है, चलो तो चलो ताकि हम अब डैम बनाए और आगे तरक्की करें। ये नवाज शरीफ ने किया और मैं समझता हूँ ये बात डिसीजन। हालांकि आज मैं नवाज शरीफ के बहुत खिलाफ हूँ, मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, मैं आज नवाज शरीफ को नहीं, लेकिन ये मुआहदा जो है उसका उसका एक बहुत बड़ा कारनामा। हाँ, जिसको आप अभी जिस नेशनल इंटरेस्ट की जब बात कर रहे थे तो ये उसका मुल्क की मफाद के लिए उसने किया। मफाद के लिए नवाज शरीफ ने ये मुआहदा किया। पार्टी को एक तरफ किया, प्रोविंस को एक साइड पे किया, लेकिन मुल्क की मफाद के लिए उसने किया। ट्रू, गुड हो गया। ठीक है। अब इस मुआहदे के अंदर तय जो हुआ वो मैं आपको ताकि लोगों को पता हो, वो ये हुआ कि इस वक्त हमारा जो नहरी निज़ाम है पंजाब और सिंध का, पूरे मुल्क का, चारों सूबों का, ठीक है जी, वो 114 मिलियन एकड़ पानी की तकसीम कर सकता है। 114 मिलियन एकड़ पानी अगर हमारे पास हो, ठीक है जी, जो नहरी निज़ाम है हमारा, जो हमारा नहरी निज़ाम है, ठीक है, उसका जो पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, वो 114 मिलियन एकड़ फीट पानी को तकसीम करने की सलाहियत रखती है। और हमारे पास पानी है कितना? अच्छा, पानी हमारे पास जो आता है वो पिछले 30-40 साल का अगर हम एवरेज लगाएं तो वो तकरीबन 140 मिलियन एकड़ फुट पानी हमारे दरियाओं में आता है, एवरेज। जी हाँ, ठीक है जी। अब ये कभी 100 तक भी पहुंच जाता है, एवरेज, ठीक है, कभी 80 पर भी पहुंच जाता है, कभी 180 पर भी पहुंच जाता है। जैसे 2010 में सैलाब आ गया था, उससे पहले 1996, 1994 थे, 1973 में सैलाब आया, ठीक हो गया। तब तो पानी 160, 70, 180 मिलियन एकड़ फुट तक भी पानी में आता रहा। फिर कई ऐसे साल याद आए कि जिनमें 70 मिलियन एकड़ फुट भी, 80 मिलियन एकड़ फुट भी पानी आया, ठीक है जी। लेकिन हमारा जो एवरेज है, जो 40 साल का एवरेज जो बनता है, वो तकरीबन 135 से 140 मिलियन एकड़ फुट की रेंज में है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पानी जखीरा करने की जो गुंजाइश है, ठीक है जी, वो 3 हमारे पास रिजर्वायर्स हैं, ठीक है, मंगला, तरबेला और ये जो चश्मा, ठीक है जी। इन तीनों में मिलाकर जो इस वक्त है वो तकरीबन 13 मिलियन एकड़ फुट की गुंजाइश है। 13 मिलियन एकड़ फीट? हाँ, तीनों में। अच्छा, तीनों में मिलाकर तकरीबन 13 या 13.5 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेस वाटर किधर जाता है? हाँ जी, एक्सेस वाटर किधर जाता है? वो समुद्र में चले जाते हैं। अब ये जो 26 मिलियन एकड़ फीट पानी, हाँ, ये हर साल ऑन द एवरेज कभी ये 60, 70, 80 मिलियन एकड़ फुट हो जाता है,
कभी Okay. ये जीरो पर भी पहुंच जाता है, ठीक है। जब खुश्क साली होती है तो जीरो पर भी आ जाता है, जब सैलाब आते हैं तो ये 70, 80, 90। लेकिन पिछले तकरीबन 30 साल का जो एवरेज है वो ये है कि ये 25 से 26 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो समुद्र में हर साल जा रहा है, ठीक है। ओके, और एक समंदर में पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है? वो एक ये भी एक सोच होती है कि जी पानी लाजमी डालना है, नहीं तो समंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा या भी हयात को नुकसान होता है, वो कितनी फिक्र है? अब मैं आपको ये कहानी भी सुनाता हूँ। जब ये अकॉर्ड 1991 का मुआहदा हो रहा था तो उस वक्त ये चीज़ मुआहदे में लिखी हुई है। मैं मुआहदे की लिखी हुई बातें आपको बता रहा हूँ, जिन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं कह सकती है। मैं ओपन नहीं कह रहा हूँ। हाँ जी, इस अकॉर्ड की एक शिक में लिखा हुआ है कि जो हमारे सिंध के उस वक्त नुमाइंदा थे, ठीक है जी, वज़ीर आला और वज़ीर आबपाशी और बाकी बहरीन, उन्होंने ये कहा कि हमें कोटरी हैदराबाद, कोटरी से नीचे समंदर में पानी इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए जो आप फरमा रहे हैं, ठीक है जी, वहाँ के इकोलॉजिकल जो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए हमें 10 मिलियन एकड़ फुट पानी चाहिए। ओके, जो समुद्र में जाए, ठीक है जी, जो समंदर में डालने के लिए, ताकि कोटरी से लेकर समुद्र तक जो 80-90 मील का जो डेल्टा है, ठीक है जी, ताकि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है पानी की, ठीक है जी, ठीक है, माहौलियाती, ठीक है जी, इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरी करने के लिए, मतलब वहाँ मैनग्रोव के जंगलात हैं, वहाँ आबादियाँ हैं, वहाँ लोग काश्तकारी करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमें 10 मिलियन एकड़ फुट पानी चाहिए। इसमें दोनों मुत्तफिक हो गए। सुने ना आगे, तो ये लिखा हुआ है उस मुआहदे के अंदर, अकॉर्ड के अंदर, कि बाकी तीनों प्रोविंस ने इसकी मुखालफत की। अच्छा, पंजाब ने भी मुखालफत की? पंजाब ने, सूबा सरहद ने और केपीके और बलूचिस्तान, तीनों ने सिंध के इस मुतालबे की मुखालफत की। ओके, उन्होंने कहा कि ये पानी ज्यादा मांग रहे हैं, इतना नहीं चाहिए। 10 मिलियन जो एकड़ फीट मांग रहे थे वो उतना नहीं चाहिए, 10 मिलियन एकड़ फुट नहीं, इतना नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए, ठीक है। चुनाचे ये फैसला हुआ, ये उसमें लिखा हुआ है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इसकी स्टडी करवाएगी कि माहिरीन से, ठीक है जी, क्योंकि मसला माहिरीन का है कि माहिरीन बताएंगे हमें कि कितनी नीड है कि नीचे इकोसिस्टम को कायम रखने के लिए नीड कितनी है, एक्चुअल नीड कितनी है, एक्चुअल नीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। चुनाचे 2014 में, ठीक है, ये एक डिसाइड किया गया ना, ये बनाई गई, एक पैनल बनाया गया जो ये स्टडी करेगा, ठीक है जी, कि ये समंदर का पानी कितना चाहिए जी, क्योंकि वो सिंध वाले ये कहते थे कि नया डैम बनाने के लिए, क्योंकि उसमें ये था ना कि जब पानी की तकसीम का मसला हल हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हमें पता होगा कि कितना पानी फालतू हमारे पास है, हम उसके मुताबिक डैम बना उतनी क्वांटिटी का डैम बना देंगे। तो ये डिटरमिन करना जरूरी था कि सिंध की डाउनस्ट्रीम पोर्टली रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। चुनाचे ये तय हुआ कि ये एक कमेटी, एक जो है फेडरल गवर्नमेंट, ये पैनल एक बनाएगी इंजीनियर्स का, जो ये स्टडी करेंगे कि सिंध की कोटरी से नीचे समुद्र तक बांध की रिक्वायरमेंट है। चुनाचे एक पैनल बनाया गया, तो हमारे सिंध के भाइयों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये पैनल हमें कबूल नहीं है, आप बैनुल अक़वामी बनाए, पाकिस्तान से बहर के लेकर आए, ठीक है। चुनाचे
दुनिया के 3 नामवर जो हाइड्रोलॉजिस्ट थे, एक था अमेरिकन, उसका नाम है थीनस बेसन। ओके। एक मैक्सिको था, उनका नाम था गॉन्जाल्वेज। और एक हॉलैंड के थे, उनका नाम था शुल्स। ओके। ऐसे उनका नाम था। तो ये गालमन 3 लोगों का कमीशन बन गया। तो ये 3, एक अमेरिकन था, एक मैक्सिको का था और एक हॉलैंड का था। आपको पता है कि ये हॉलैंड वाले दुनिया के माने हुए हाइड्रोलॉजिस्ट हैं। तो ये कमीशन, इस कमीशन ने 13-14 महीने की स्टडी के बाद इधर ही आए, तीनों आके इधर ही आए। फिजिकली उन्होंने देखा रिक्वायरमेंट्स क्या है। पूरे इंडस बेसिन का उन्होंने 13-14 महीने यहाँ उन्होंने स्टडी की। अच्छा। 1 साल से ज्यादा, करोड़ों डॉलर उन्होंने हमसे लिए है इसके। और उन्होंने स्टडी करके ये गालबन अक्टूबर 2005 में, ये 14 या 15-16 की बात। ये इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को रिपोर्ट दी। और ये 3 एक्सपर्ट ने कहा कि जी 5 मिलियन एकड़ से, ये 3 एक्सपर्ट जो कि सिंध के मुतालबे पर बुलाए गए, इंटरनेशनल, एक अमेरिकन था, एक मैक्सिको का था, एक हॉलैंड का था। ठीक, इस पैनल ने, जो कि हमारे सिंध के भाइयों के मुतालबे पर हुए, उन्होंने 14 महीने यहाँ स्टडी करके और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की हुकूमत पाकिस्तान को कि सिंध को कोटनी से नीचे 5 मिलियन एकड़ फुट पानी चाहिए। ठीक है। बाकायदा उन्होंने उसकी जो फ्लो है, हाँ जी, वो भी उन्होंने तय कर दी कि 5000 क्यूसेक पानी मुसलसल समंदर का अपने जो है वो दरिया सिंध में कोटनी से नीचे छोड़ा जाना चाहिए, वो मुसलसल सारा साल चलता रहे। ठीक है जी। तो वो 5 मिलियन एकड़ फुट पानी बनता है। अच्छा, ये मामला भी तय हो गया। उसको माना सिंध वालों ने। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। हालांकि वो तय हो गया, ये चीज भी तय हो गई। ठीक है जी। फिर एक और थी शिक इसी वाटर अपॉर्चुनिटी अकाउंट में कि अच्छा, कि जब हमने ये पानी की तकसीम का वो कर लिया कि भाई इस वक्त 114 मिलियन एकड़ फुट पानी हम तकसीम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 114 मिलियन एकड़ फुट पानी जब हमें अवेलेबल होगा तो उसकी ये तकसीम होगी। ओके। वो तकसीम एक रेशो मुकर्रर हो गई। ठीक है जी। मसलन पंजाब के हिस्से में मुझे यहाँ तक याद है 54 मिलियन एकड़ फुट पानी उसमें आया। सिंध के हिस्से में तकरीबन 45 मिलियन एकड़ फुट पानी आया। इसी तरह सुबह बलूचिस्तान को 5 मतलब 4 सूबों की तकसीम हो गई कि अगर 114 मिलियन एकड़ फुट पानी होगा तो वो ऐसे होगा। ठीक है। अगर 114 से कम होगा पानी, ठीक है, तो इसी पोर्शन से प्रोपोर्शनल डिवीजन हो जाएगा। जो कमी है वो भी इसी अप्लाई होगी, इसी निस्बत से सब पर अप्लाई, सब पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगी। अगर 114 से ज्यादा पानी होगा तो वो भी सबको उसी तरह मिलेगा, वो इजाफी पानी सबको उसी पोर्शन के हिसाब से मिलेगा, उसी मिलेगा। यानी पंजाब का हिस्सा भी मुकर्रर हो गया, सिंध का 4 के सूबे के हिस्से मुकर्रर हो गए। फिर उसकी एक शिक है कि अब जबकि पानी के शेयर मुकर्रर हो गए हैं, हर सूबे को ये इजाज़त है, ये क्लियर है उसकी। मेरे ख्याल में शिक नंबर मुझे याद नहीं 8 है, ये कौन सी, ये हर सूबे का इख्तियार है कि वो अपने सूबे के अंदर फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोजेक्ट बनाए, ओके, किसी को एतराज नहीं होगा उस पर। ओके। चूंकि हिस्से मुकर्रर हो गए, हिस्से मुकर्रर हो गए, मैं ज़ाय करूं या मैं अपने हिस्से में से जो भी जहां भी इसे इस्तेमाल करूं उस पानी को, किसी को क्या एतराज हो सकता है जी? इसमें किसी को क्या एतराज? ये क्लियर है, बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब ये बताएं कि इतना कुछ क्लियर होने के बावजूद भी जो भी सूबा ये कहता है कि वो अपने
सूबे में नहरें नहीं बना सकता। या तो आप ये कहें कि जी अगर वो नहरें बना रहे हैं तो हमारे हिस्से में से कोई ले रहे हैं, हिस्से तो मुकर्रर हो गए, हिस्से तो मुकर्रर हो गए, ठीक है, और वो हिस्से आज तक उसके मुताबिक तकसीम हो रहे हैं, ठीक है। देखो 1991 से लेकर अब तक 34-35 साल हो गए, ठीक है जी। 34-35 साल में पंजाब अपना हिस्सा ले रहा है, सिंध वाले अपना हिस्सा ले रहे हैं, बलूचिस्तान वाले अपना, ज्यादा होता है तो ज्यादा ले लेते हैं, हाँ, कम होता है तो कम लेते हैं, हिस्सा ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, वो जो उसका प्रोपोर्शनली डिसाइड हो गया वो ले रहे हैं, ठीक है ना जी, वो ले रहे हैं। अब अगर पंजाब अपने हिस्से में से, अपने पंजाब में चाहे वो एक नहर निकाले, चाहे वो 10 नहरें निकाले, चाहे वो करे, इसमें किसी को क्या इतराज है? जब देखे ना 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, ठीक है जी, वालिद की विरासत है, डिवीजन हो गई, मुझे जब मेरा हिस्सा मुझे मिल रहा है, हाँ। मैं अपने उस हिस्से में से मकान बनाऊं, गाड़ी लूं, मैं प्लॉट करूं, मैं अमेरिका जाऊं, हाँ जी, मेरे दूसरे भाई को इस पर क्या इतराज हो सकता है? क्या इतराज हो सकता है? हाँ जी, ये है मसला। अब ये समझ जाए आप जी, हाँ, ये समझ गया। हमारा जो सिंध के बिलावल भुट्टो साहब जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, ये मैंने आपको एक सिंपल मिसाल बता दी है कि चारों भाइयों को उनके हिस्से मिल रहे हैं। एक भाई पंजाब जो है वो अपने हिस्से में से अपने इलाके जो बंजर पड़ा हुआ है चोलिस्तान, उसको आबादकारी के लिए कुछ नहरें बनाना चाहता है, दूसरे भाई को क्यों इतराज है? अच्छा, अभी यहाँ पे सर इंजीनियर साहब एक मेरा क्वेश्चन है ना, हाँ। अभी आप क्योंकि टेक्निकल हैं इस फील्ड में, हाँ जी, अभी आप हमें ये बताएं ना कि ये जो सिंध जो इशू राइज कर रहा है, ये हाँ। इतना फ्रंट फुट पे आके नून लीग के खिलाफ स्टेटमेंट्स बड़ी सख्त दे रहा है, हाँ। और वो कहते हैं कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, हाँ। उसके इशू की वजह क्या समझ में आती है? मैं आपको बताऊं क्लियरली, ये बिल्कुल सियासी मुफादात के तहत है ये, ठीक है जी, ओके। मैं आपको बताऊं, अब अगर आप इजाजत दें जी, तो मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे खुदा की कसम इस पाकिस्तान की जो PMLN से मैंने पहले कह दिया है कि मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, द वे दे हैव टेकन ओवर, द वे दे हैव कम इनटू पावर, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। लेकिन चाहे वो सिंध का भी वही हाल है, पूरे पाकिस्तान का हाल है, ठीक है जी। लेकिन इस मामले में मैं ये कहूँगा कि ये जितनी भी पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है, ठीक है जी, खुदा की कसम इसमें पाकिस्तान का कोई मफाद नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। ओके, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, ठीक है, कल को, अब मैं ये खुलकर बात करूंगा जो मेरी अपना ज़हन में, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इनको इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा किसी न किसी दिन, ठीक है, ठीक है जी, ठीक हो गया। इमरान खान अगर बाहर आ जाता है तो वो जो एक इमेज है, पता नहीं होता है या नहीं होता है, कि वो स्वीप कर जाएगा, ठीक, वो झाड़ू पे पीपल्स पार्टी का भी झाड़ू फिरेगा, नून लीग का भी सबको झाड़ू फिरेगा, ये एक इंप्रेशन सही है। MQM भी साथ होगी और सारे बाप शाप सारे साथ हो जाएंगे, कराची से लेकर पेशावर तक, ठीक हो गया, ठीक है जी, ये झाड़ू फिरेगा, ठीक है जी। पीपल्स पार्टी सिंध में अपना जो है वो करने के लिए उसने स्ट्रांग फुटेज चाह रही है, हाँ, पॉलिटिकल स्ट्रांग फुटेज चाह रही है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंध की, उसमें सिंधियों को, हमारे सिंधी भाइयों को अपना कि भाई ये हमारे हकूक के लिए ये लड़ रहे हैं, हाँ। हालांकि वो कोई हकूक नहीं है, वो पंजाब के हक को मार रहे हैं, पंजाब के हक को उसके ऊपर ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि उनके बगैर ये हुकूमत चल नहीं सकती, कायम नहीं रह सकती। पीपल्स पार्टी अपनी इस पोजीशन को, इस पॉलिटिकल जो उसका लिवरेज है कि आज अगर पीपल्स पार्टी निकल जाए तो ये हुकूमत गिर जाएगी और पूरा सिस्टम हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, हाँ, तो ये उसको कैश कर रहे हैं। अच्छा ये सब इसमें मेरा क्वेश्चन है ना, अगर ये हम थ्योरी को हम मान ले एक टाइम के लिए,
तो दूसरी तरफ सर ये भी तो आता है ना कि अगर ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है जिसमें मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी कोलिशन पार्टनर है, चेयरमैन सेनेट बैठा है, प्रेसिडेंट बैठा है, 2 गवर्नर बैठे हैं, तो अगर ये 5 साल प्रोलॉन्ग करता है तो पीपल पार्टी 5 साल सिंध गवर्नमेंट में रहेगी। हाँ, ठीक है। अगर ये मुस्लिम लीग नून को डिस्टेबल करती है, अपनी पॉइंट स्कोरिंग करती है, तो ये गवर्नमेंट को डिस्टेबल करती है, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है, तो फिर पीपल पार्टी भी तो चली जाएगी ना घर। मैं आपको बताऊं, ये उस पॉइंट पर नहीं जाएंगे। ओके, कभी नहीं जाएंगे उस जहां की ये हुकूमत कोलैप्स करे और इमरान खान के उस लिमिट तक नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। उससे पहले खेल रहे हैं, उससे पहले ये खेल रहे हैं। ओके, ये कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है जी। जैसे कि पीपल्स पार्टी ने किया कि सिंध की जो हाई कोर्ट है उसमें से एक स्टे ऑर्डर जारी करवा दिया है, समझ गए ना, स्टे ऑर्डर, ये ताकि मुस्लिम ये कह सके कि जी अब हम क्या करें, वो तो अदालत ने स्टे ऑर्डर दे दिए है। ठीक है जी। ये इस किस्म की मिली भगत कर करके ना ये उस मुकाम पर नहीं जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ये स्कोरिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। अपना नून लीग अपना पंजाब के अंदर वो करने के लिए कि हम पंजाब की तरक्की के लिए और उसके लिए कर रहे हैं, और वो शोर मचा रहे हैं ताकि सिंध के अंदर हमारी जिनके भी ये सिंध के मफादात के हम अमीन हैं। अभी अब लास्ट क्वेश्चन जो है ना जी इंजीनियर साहब मेरा ये है कि पंजाब अपनी नहरें निकाल रहा है जी, 6 नहरें निकाली जा रही हैं जी। अभी इस वक्त जो हम पंजाब की हालत देखते हैं सर, जो ज़रई रकबा है उसको पानी नहीं मिल रहा, जो इस वक्त आबाद ज़रई रकबा है। बहुत सारा एरिया ऐसे है जिसमें जिम्मेदार पिस रहा है कि जी मेरे पास पानी नहीं है, वो बोर करके वो थ्रू ट्यूबवेल पानी निकाल रहा है, मीठा पानी निकाल रहा है, या सोलर पैनल लगा के वो पानी निकाल के वो अपनी रकबों को सैराब कर रहा है। तो पानी है नहीं सर, नहरी पानी। तो उस सिनेरियो में जब आपका कितने लाख एकड़ रकबा जो पानी ना मिलने की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, आप 48 लाख 50 लाख एकड़ नया रकबा आबाद करने के लिए नहरें निकाल रही हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? अब आप कहेंगे कि जी कि एक मखलूक है, उसके खिलाफ बात नहीं करनी आप, समझिए ना। ये जिस मखलूक की आप बात करना, ये उसके हुक्म के ऊपर हो रहा है। ओके, तो वो पोलिटिकली अपना नुकसान कर रहे हैं। जो नहीं पोलिटिकल का उनका तो कोई नहीं है, वो तो ये शो करें कि हम पंजाब की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सर वो एक देखें, 500 बंदों को आप नई डेवलपमेंट में रोजगार दे रहे हैं, उधर से आप 10,000 बंदों को बेरोजगार कर रहे हैं ना सर। उनका रोजगार छीन रहे हैं ना, उनकी जमीनें बंजर हो जाएंगी। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है कि वो जो बाकी जो पंजाब है, ठीक है जी, अगर पानी नहीं आया, पानी अगर नहीं हुआ तो उनका नुकसान होगा। ठीक है जी। आखिर उसी पानी में से उसी पोर्शन में से डिवाइड करना है ना जी, उसमें जाने। लेकिन वो मजबूर है, वो तरीन साहब वो मजबूर हैं। मैं आपको डिटेल बताने की क्या जरूरत है। ठीक है, उनको जहां से हुक्म मिला है कि आप नहीं कर रहे हैं, और आपको पता है कि कौन ये 40-50 लाख एकड़ जो है इसको किसने वो करना है, ये जिनके हुक्म के ऊपर खराई मखलूक के हुक्म के ऊपर हो रहा है। ये इनको जरूरत है कि उनको इनकार कर सके, चाहे बाकी सारी दुनिया हो जाए। अगर ये उनके कहने पे हो रहा है सर, मुस्लिम लीग नून मजबूरी में उनके कहने पे ये सारा कुछ कर रही है, तो पीपल्स पार्टी उनसे बाहर कैसे प्रोटेस्ट कर रही है कि ये हम ये नहीं होने देंगे, नहरें नहीं निकालने देंगे? मैंने अर्ज किया है ना, ये सब डोरा कुश्ती हो रही है, ये ड्रामा हो रहा है, समझ गए ना, ये ड्रामा हो रहा है। आप देखेंगे कि ये एक सोन विल बी सेटल्ड, या सिर्फ शो करके ना वो सेटल करके तो बैठ जाएंगे। देखिए हमने मिल बैठे हैं जी, वही मखलूक उनको दोनों कह देगी कि बस हो गया, आपने अपना शोर बचा लिया, कर लिया, अब आराम से बैठ के सेटल करें, बैठ के सेटल। ठीक है सर, यही कुछ होना है। ठीक हो गया। अभी हम सर इसको प्रोग्राम का टाइम हमारे पास शॉर्ट हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि एक प्रोग्राम आपके साथ हम स्पेसिफिक कालाबाग डैम इश्यूज पे करें, क्योंकि अभी इस वक्त जो मेजॉरिटी लोगों की जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो ये है कि जी अगर हम पानी के रिजर्व्स को सिक्योर नहीं करते तो हमारा फ्यूचर नहीं है जी। जी बिल्कुल नहीं है। तो वो उसके लिए डैम बनाना हमें ज़रूरी है,
तो वो डैम का जो इश्यूज है उसमें इंडिया कितना इन्वॉल्व था कि जी वो उसमें पानी हमारा जो पहले से डैम पे था वो चल रहा था, कितने अरसे का टाइम था, वो एक लंबी डिटेल्स है, वो हम आपसे उसमें चाहेंगे कि जी ऐसे ये आपने इसको एक्सप्लेन किया है, हमारे व्यूअर्स को वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। तरीन साहब वो जरूर करें, कौम को पता चलना चाहिए कि हक़ाइक़ क्या है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक हो गया सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन करम, ये था आज का प्रोग्राम, और इसमें एक चीज़ हमारी क्लियर होगी, और इंजीनियर साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली इसको क्लियर किया है जी कि जी इस इश्यूज़ पे जो नहरों वाला इशू है, इस पे जितनी उन्होंने डिटेल में हिस्ट्री बताई है, इसमें हर जगह पे जो फॉल्टी है वो सिंध फॉल्टी आ रहा है। और इस इशू पे वो क्लियर कट कहते हैं कि जी ये बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन था उस वक्त, और उन्होंने अपनी सियासत को नहीं देखा, अपनी जमात को नहीं देखा, अपने प्रोविंस को नहीं देखा, उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के तहत ये 1991 का ये एग्रीमेंट किया, और अपना हिस्सा में से थोड़ा सा पोर्शन उन्होंने एडिशनल दे दिया सिंध को। लेकिन अब जाके सिंध अगेन इशू कर रहा है कि जी ये फजूल के ड्रामे कर रहा है, और ये जल्दी ही मामला सेटल हो जाएगा। ये इंजीनियर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये बड़ा जल्दी इस चीज़ को ये बैठ के दोनों भाई, बड़ा भाई छोटा भाई बैठ के इसको सेटल कर लेंगे। ये सियासी बड़ा भाई सेटल करवा देगा तो ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग पे ये सारा कुछ चल रहा है, रियल सेंस में कोई इशू नहीं है जी। और हम रिक्वेस्ट किया जी कालाबाग डैम पे हम एक और प्रोग्राम करेंगे ताकि उसकी हिस्ट्री भी हमारे साथ क्लियर हो जाए, कितने रिजल्ट्स की ज़रूरत है, कितनी स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है, बाकी सारी डिज़ाइनिंग क्योंकि ये उसका पार्ट भी रही हैं, तो इस पर हम एक निश्चित करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।